अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एआर फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग बायोफार्मास्यूटिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन सबसे पहली बात कि है क्या। एब्जॉर्प्शन हम कहते हैं कि एंट्री ऑफ ड्रग इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब भी ड्रग जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंटर हो तो उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। आईवी रूट्स के अलावा जितने भी अदर रूट्स हैं उन सब में एब्जॉर्प्शन की नीड होती है ड्रग को, क्योंकि आईवी तो डायरेक्टली जाता ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो वहाँ पे हमें जो है एब्जॉर्प्शन की कोई नीड नहीं पड़ती। उसके अलावा सब रूट्स में जो है एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन में जो है ड्रग को मुख्तलिफ बाउंड्रीज़ क्रॉस करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ड्रग टॉपिकली देते हैं तो अगर स्किन पे उसको अप्लाई किया तो उसको बहुत सारी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना पड़ेगा, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी, सिस्टमिक जो है उसका एक्सेस बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू उसके हम दूसरी ड्रग ओरली देते हैं जीआई के थ्रू, उसे सिर्फ एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो एज़ कम्पेयर टू टॉपिकल के वो वहाँ पे जो है हमारी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। जीआई वाली जो भी ड्रग्स होंगी, जो भी हम जीआई रूट के थ्रू दे रहे हैं, उनमें हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखना पड़ता है। सबसे पहला नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की नेचर के हिसाब से। दूसरा नेचर ऑफ द ड्रग, ड्रग की क्या नेचर है, ठीक है, वो एसिड लेबाइल तो नहीं है, जैसे ही हमने दी वो जाके जो है गैस्ट्रिक एसिड में डिस्ट्रॉय हो गई कंप्लीट, कोई इफेक्ट ही नहीं मिला, ठीक है, तो यही नेचर। और दूसरा जो है जीआई का एनवायरनमेंट। अब नेचर, ड्रग की नेचर के हिसाब से जीआई का एनवायरनमेंट उस पर इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा। फिर जो है मैकेनिज़्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, किस तरह से वो एब्जॉर्ब हो रही है, कोई प्रोटीन्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो रही है, कोई और चैनल है क्या है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डिफरेंट जो जीआई के सेगमेंट है ना, उनमें पीएच डिफरेंट होता है, तो हमें जो है पीएच को कंसीडर ज़रूर करना पड़ता है। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर हम देखें तो दो टाइप्स हैं, पैरासेलुलर और ट्रांससेलुलर। पैरा का मकसद है बिसाइड, मतलब जो है सेल से हटके, सेल के बीच में जो जंक्शंस मौजूद होते हैं वहाँ से एब्जॉर्प्शन जब भी होगी तो उसे हम कहेंगे पैरासेलुलर एब्जॉर्प्शन। जबकि ट्रांससेलुलर का मकसद क्या है कि ट्रांस का मकसद है थ्रू, सेल के अंदर से थ्रू द सेल जब भी एब्जॉर्प्शन होगी उसे हम कहते हैं ट्रांससेलुलर एब्जॉर्प्शन। तो जो लेस मालिकुलर साइज़ वाले ड्रग होंगी या जो नॉन पोलर ड्रग्स होंगी वो ट्रांससेलुलर एब्जॉर्प्शन के थ्रू जो है इंटर होती हैं सेल के अंदर, क्योंकि मेम्ब्रेन की नेचर भी नॉन पोलर है, लिपिड बाइलेयर है, तो वो इजीली जो है नॉन पोलर ड्रग्स को एंट्री दे देती है। पैरासेलुलर और ट्रांससेलुलर दोनों डिपेंड किस चीज़ पे, पहली बात तो साइज़ पे डिपेंड करेगी, दूसरा जो है नेचर ऑफ द ड्रग। साइज़ अगर स्मॉल है और दूसरा नॉन पोलर है तो वो जो है इजीली ट्रांससेलुलर से जा सकती है, अगर लार्ज मालिकुलर साइज़ है या पोलर ड्रग है तो वो नहीं जा सकती, वो पैरासेलुलर के थ्रू जो है क्रॉस करेगी। नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, अब नेचर ऑफ मेम्ब्रेन पे मुख्तलिफ थ्योरीज़ दी गई थी। सबसे पहली थ्योरी जो है 1952 में डेवसन और डैनियल ने दी थी, लिपिड बाइलेयर थ्योरी का नाम दिया इसको, ठीक है। एक जो है हमारे पास प्रोटीन होती है, फिर उसके अंदर से जो है नॉन पोलर टेल्स और सेकंड साइड से भी, तो इस तरह से जो है ना दो लेयर्स बनी हुई होती हैं, तो वो इसीलिए इन्होंने लिपिड बाय लेयर का नाम उन्हें दिया, क्योंकि जो है प्रोटीन्स के दरमियान में दो लिपिड की लेयर्स होती हैं, एक अप साइड से एक डाउन साइड से, तो वो लिपिड बाय लेयर एक बन जाती है और उनके दरमियान से जो है इंटीग्रल प्रोटीन्स क्रॉस कर रहे होते हैं। अब जो प्रोटीन वाला पोर्शन होता है वो पोलर होता है, जबकि उनके अंदर जो हमारे पास लिपिड बाय लेयर होती है ना वो नॉन पोलर टेल कहलाती हैं, ठीक है। हेड हमेशा जो है पोलर है जबकि टेल्स जो हैं नॉन पोलर है। अगर पोलर ड्रग या वाटर सॉल्युबल ड्रग आएगी मेम्ब्रेन के करीब तो दो चीज़ें होंगी। पहला, अगर उसकी चार्जेस सिमिलर हों तो फिर तो जो है वो वहीं पे उसको रिपेल कर देगी, क्योंकि सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो कोई ऐसी ड्रग आई जिनकी चार्जेस जो है उनसे मिलती हों तो उनको वो रिपेल करेंगी, जबकि दूसरी ऐसी ड्रग जो अपोजिट चार्ज वाले आई उनको वो वहाँ पे बाइंड कर लेंगी। तो दोनों ही सूरतों में जो है ड्रग की एंट्री डिफ़िकल्ट हो जाती है पोलर ड्रग्स की केसेस में, ठीक है। जबकि अगर लिपिड सॉल्युबल या नॉन पोलर ड्रग आए तो वो इजीली जो है क्रॉस कर जाती है उसको। दूसरी हमारे पास 1972 में सिंगर और निकोलसन ने थ्योरी दी थी फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल की। उन्होंने कहा था कि प्रोटीन की दो टाइप्स होती हैं मेम्ब्रेन के अंदर, एक पेरिफेरल प्रोटीन और दूसरा जो है इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होती हैं वो जो है ना ऐसे उनके सरफेस पे मौजूद होती हैं जैसे आइसबर्ग इन द सी, मतलब जो बर्फ़ के तोदे होते हैं समंदर के अंदर दूर से नज़र आ रहे होते हैं, तो इस तरह से वो उनके ऊपर तैर रही होती हैं। जबकि इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो थ्रू आउट द मेम्ब्रेन मौजूद होती है, एक साइड से दूसरी साइड तक, ठीक है, जिनको चैनल्स भी हम कहते हैं। तो इन्होंने जो है मेम्ब्रेन की नेचर को इस तरह से डिफ़ाइन किया कि वो जो है दो तरह की प्रोटीन्स कैरी करते हैं। वाटर सॉल्युबल जो भी ड्रग्स होंगी और जिनकी जो है साइज़
बड़ी होगी मॉलिक्यूलर साइज़, वो इंटीग्रल प्रोटीन्स के थ्रू, वो चैनल्स के थ्रू ही गुजरेंगी, ठीक है। जबकि जो छोटी साइज़ वाली होंगी इस तरह की ड्रग, वो जो है उन अपना पेरिफेरल प्रोटीन से भी गुजर सकती हैं। फिर 1990 में एक और थ्योरी आई थी जो कैपिलरी परमिएबिलिटी पर प्रैट एंड टायलर ने दी थी। उन्होंने कहा था कि छोटी छोटी कैपिलरीज जो है ना वो प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन में, तो इसी वजह से वाटर और जो स्मॉल साइज ड्रग्स हैं वो उसके थ्रू मूव करते रहते हैं, ठीक है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था छोटी कैपिलरीज़ का, मतलब इंटीग्रल प्रोटीन के अलावा अदर, इन्होंने कहा कि कैपिलरीज़ मौजूद होती हैं छोटी छोटी जो हैं मेम्ब्रेन के अंदर, जिनके थ्रू जो है हमारा वाटर और दूसरे स्मॉल साइज़ की जो ड्रग्स होती हैं वो इजीली क्रॉस कर जाती है। जबकि ब्लड ब्रेन बैरियर में ग्लायल सेल्स मौजूद होते हैं उनकी कंपोजिशन के अंदर, तो इसी वजह से वो डेंस इन नेचर होते हैं, किसी भी चीज़ को इस तरह से इजीली अलो नहीं करते। अब अगर हम ड्रग का जो है पासेज देखें अक्रॉस द मेम्ब्रेन के, ड्रग किस तरह जो है मेम्ब्रेन के अक्रॉस जा रही है। सबसे पहला डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। वही जैसे हम पढ़ते थे कि मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, सेम चीज़ यहाँ होगी, मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। मतलब ड्रग की जो है ट्रांसपोर्ट हो रही है अलॉन्ग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, एक चीज़ हायर साइड पे है तो वहाँ से वो लोअर साइड की तरफ मूव कर रही है। पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन का जो है क्या मकसद है कि ड्रग जो है ट्रांसफ़र हो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की विदाउट एनर्जी, मीन्स उसमें कोई भी एनर्जी का कंजप्शन ना हो। ड्रग की मूवमेंट तो हो रही है हायर कंसनट्रेशन से लोअर की तरफ, मगर उसमें कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, तो उसे हम कहेंगे पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है। जब भी हम देखें 1 घंटे बाद हमने कोई ड्रग दी, उसके 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3, 4, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ड्रग की कंसनट्रेशन जीआई की साइड पे ही ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू सिस्टमिक सर्कुलेशन के, ठीक है। क्योंकि हमने ड्रग दी अभी, अगर हम 3 घंटे बाद भी देखें तो वो जीआई में जो है कंसनट्रेशन उसकी ज़्यादा रहेगी। कंसनट्रेशन हमेशा जीआई में जो है 2-4 घंटे के बाद भी ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू ब्लड के या सिस्टमिक सर्कुलेशन के। उसका रीज़न क्या है, अगर हम एग्जांपल ले लें किसी भी एक ड्रग की, अब हमने जो है एक ड्रग दी है 20 mg, ठीक है। तो जीआई का टोटल वॉल्यूम अगर हम मिला लें तो वो 20 ml बन जाएगा, जबकि ब्लड हमारा 4 लीटर के अराउंड होता है, 4 to 5 लीटर, तो वॉल्यूम कितना डिफरेंस आ गया। अब अगर वो ड्रग हमने दी 20 ml में 20 mg मौजूद है तो वो 1 mg पर ml बन जाएगी, जबकि दूसरी तरफ 5 लीटर है, उसमें अगर ड्रग मूव करके जाती भी है तो वो मतलब 5 लीटर के अंदर है, तो उसकी कंसनट्रेशन बहुत बहुत ज़्यादा कम बनेगी। इसी तरह जब ड्रग कॉन्स्टेंटली मूव भी करती रहेगी ना जीआई से, तब भी जो है वो कंसनट्रेशन जीआई की तरफ ही हाई रहेगी, क्योंकि उसमें जो है वॉल्यूम बहुत कम है। वॉल्यूम कम होने की वजह से जो है कंसनट्रेशन हाई रहती है। कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो डिफ्यूजन के थ्रू पास हो सकती हैं? हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल होंगी तो मेम्ब्रेन भी जो है हमारी लिपिड बायलेयर है, लिपिड इन नेचर है, तो वो इजीली जो है डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस हो सकती हैं, ठीक है। और वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इजीली जो है अदर साइड पे चली जाती हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती हैं। फिक्स लॉ इक्वेशन। फिक्स लॉ इक्वेशन हमारे पास है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी ए के अपॉन एच इंटू सी जी वन जी आई माइनस सी पी, ठीक है। अब डी क्यू अपॉन डी टी को हम कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। फिक्स लॉ इक्वेशन असल में जो है हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए दी गई है। डेल्टा क्यू जो है वो डिनोट करता है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ड्रग, जबकि डेल्टा टी जो है चेंज इनटू द टाइम, जबकि डी से डिफ्यूजन कांस्टेंट है, ए से मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया आ जाता है, के जो है लिपिड और वाटर का जो पार्टीशन कोफिशिएंट है, और एच जो है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, सी जी आई और सी पी, सी जी आई मतलब कंसनट्रेशन इन जी आई और सी पी मतलब कंसनट्रेशन इन प्लाज्मा, तो ड्रग की कंसनट्रेशन इन दोनों पोर्शंस में। डिफ्यूजन रेट हम किसे कहते हैं कि ड्रग की क्वांटिटी चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन रेट, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी ए के अपॉन एच से, तो डिफ्यूजन रेट हम किसे कहते हैं कि ड्रग की अगर क्वांटिटी अमाउंट चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे अब कहते हैं डिफ्यूजन रेट। डिफ्यूजन कांस्टेंट डी जो है स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ ड्रग क्रॉस करे स्पेसिफाइड सरफेस एरिया को, ठीक है। एक हमने स्पेसिफाइड ले ली अमाउंट ड्रग की और एक स्पेसिफाइड एरिया के अंदर से वो क्रॉस करे स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन कांस्टेंट डी। सरफेस एरिया जो है हमारे पास ए,
जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी। मतलब डी भी जिस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसी तरह ए भी जो है सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास डिफ्यूजन के साथ। तो जितना जो है सरफेस एरिया मेम्ब्रेन का ज़्यादा होगा उतनी डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, और क्योंकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, इसीलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट है वहाँ से एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विलाय और माइक्रो विलाय मौजूद होती हैं, उनकी वजह से जो है सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा मिल जाता है डिफ्यूजन के लिए। नेक्स्ट, लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट के जो है, या इसको डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट भी कहा जाता है। अब के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू जैसे जैसे हायर साइड पे जाएगी 1, मैक्सिमम 1 होती है। अगर 1 है तो मतलब वो 100% लिपिड सॉल्युबल ड्रग है। फिर जैसे जैसे 1 से कम होगी 0.9, 0.8, मतलब वो लिपिड सॉल्युबल कम होती रहेगी एज़ कम्पेयर टू 1 वाले के। 0.9 वाला कम होगा, उससे के कंपैरिजन में 0.8 वाला और कम लिपिड सॉल्युबल होगा। तो जितनी हमारे पास जो है के की वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि ये जो है इतनी परसेंट जो है लिपिड सॉल्युबल है, इतनी परसेंट ये जो है वाटर सॉल्युबल है ड्रग। मतलब क्या हुआ कि अगर के की वैल्यू हाई आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट अगर हाई आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ड्रग जो है ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल है। और अगर ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उसका ज़्यादा होगा। इसीलिए जो है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन से। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, एच जो है वो हमने देखा था कि इक्वेशन के डाउन साइड पे था, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा थिक मेम्ब्रेन होगी उतनी एब्जॉर्प्शन कम होगी। ये तो सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा थिक है तो उससे एब्जॉर्प्शन जो है मुश्किल होगी, और एज़ कम्पेयर टू थिन लेयर्स के। तो इसलिए इसोफेगस जो है ना, उसमें से एब्जॉर्प्शन बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं होती। उसके रीज़न क्या है? एक तो इसोफेगस की मेम्ब्रेन बहुत थिक है एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो जीआई पार्ट्स हैं। दूसरा, इसोफेगस में ड्रग को बहुत कम टाइम मिलता है रुकने के लिए, वो फ़ौरन से उससे क्रॉस कर जाती है। ठीक है, तो अब अगर हम दोबारा रेट ऑफ डिफ्यूजन की जो इक्वेशन देखें तो डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू पी इंटू सी जी आई माइनस सी पी। ठीक है, पी बराबर होता है डी ए के अपान एच। परमिएबिलिटी जो है मेम्ब्रेन की वो बराबर होती है डी ए के अपान एच के। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का।